हेलो दोस्तों, लेके आ गई हूँ एक नई स्टोरी। ये स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सारे पात्र काल्पनिक है। ये कहानी किसी और से मिलती है तो वो बस संयोग मात्र मानी जाएगी। एक हॉस्पिटल में एक लड़की एक्यू में थी। लगातार उसकी सांसें कम होती जा रही थी। डॉक्टर उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे। उस लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वहीं आईसीयू के बाहर एक लड़की बेंच पर बैठे रोए जा रही थी। वो लड़की खुद से मन ही मन बोली, प्लीज भगवान जी मेहर को कुछ मत होने देना। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो कितनी अच्छी ये आप भी जानते हो। किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लड़की लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन पूरा हो गया था। वो लड़की भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हुए बोली, डॉक्टर मेहर कैसी है। डॉक्टर बोला, मिस रूही आप शांत हो जाए। हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है। बाकी उनके होश में आने पर पता चलेगा वो कैसी है। आप इनके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दीजिए। रूही डॉक्टर का धन्यवाद करती है और मेहर के हस्बैंड को कॉल लगाती है, पर एक नहीं दो नहीं चौथी बार कॉल करने पर सामने वाला फोन उठाते हुए बोला, क्या आफत आ गई है, क्यों बार बार कॉल कर रही हो। मैं मीटिंग में हूँ इस वक्त। जीजू प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। वो मेहर हॉस्पिटल में है, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज आप आ जाइए। रूही रोते हुए बोली, वो मर गई या जिंदा है। सामने वाला इंसान अपनी कड़क आवाज में बोला, जीजू आप कैसी बात कर रहे हो, मेहर जिंदा है अभी। रूही हैरान होते हुए बोली, तो ठीक है, जब वो मर जाए तब फोन करना। वो आदमी गुस्से में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। इतना कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है और रूही से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रूही खुद से ही रोते रोते बोली, आखिर इस लड़की को यही इंसान मिला था शादी के लिए, जिसको इसके जीने या मरने से कोई फर्क ही ना पड़े। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है, पर मेहर को अब तक होश नहीं आया था। मेहर बेड पर बेसुध होकर लेटी थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसके सुर्ख गुलाबी होठों की रंगत फीकी हो गई थी। रूही मेहर के पास ही बैठी थी। कुछ देर में मेहर को होश आने लगता है। मेहर को होश आता देख रूही डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर मेहर को चेक करने लगने हैं। मेहर को चेक करने के बाद डॉक्टर रूही से बोले, यह अब बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें प्रॉपर रेस्ट करना है और ध्यान रहे ये ज्यादा स्ट्रेस ना ले। रूही हमें गर्दन हिला देती है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रूही मेहर को देख एक गहरी सांस लेते हुए बोली, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुमको पता है हम कितना डर गए थे। मेहर रूही की बात पर धीमे से मुस्कुरा देती है। मेहर की नजरें किसी को तलाश रही थी। वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी, शायद उसे किसी के आने का इंतजार था। और ये बात रूही अच्छे से समझ रही थी। क्या देख रही हो उधर। रूही मेहर के पास जाकर कहती है, मुझे देखने कोई नहीं आया क्या। मेहर अभी भी दरवाजे को देखते हुए कहती है। रूही एक गहरी सांस लेकर मेहर के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, कब तक सहोगी सब कुछ। जब वो तुमसे डिवोर्स चाहता है तो तुम दे दो उसे। तुम उस जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती हो, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। मेहर रूही की बात बीच में काटते हुए बोली, मेहर जब प्यार किसी के लिए दर्द बनने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। वो तुमसे प्यार नहीं करता। 6 महीने हो गए हैं तुम दोनों की शादी को, उसने तुमसे बात तक नहीं की और अब तुम हॉस्पिटल में हो, वो तुम्हें देखने तक नहीं आया। मेहर रूही की बात चुपचाप सुन रही थी। रूही सच ही तो कह रही थी। उसके पति ने तो उसे नजर उठा के देखा भी नहीं। यह शादी भी एक बिजनेस डील थी। डैड ने अपनी कंपनी का नाम ऊंचा करने के लिए अपनी बेटी को दाव पर लगा दिया। मॉम पहले ही छोड़कर चली गई। अब उसके पास बचा ही कौन है। काश वो इस एक्सीडेंट में मर जाती। पर तभी उसे अपने भीतर से आवाज आई, ऐसे कैसे मर जाती मैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं खुद के लिए जीना छोड़ दूं। अगर उसे मुझसे तलाक चाहिए तो मैं दूंगी उसे तलाक। किन ख्यालों में खो गई हो तुम, ये लो खाना खाओ। रूही एक चम्मच दलिया मेहर के मुंह के सामने करते हुए बोली। मेहर मुस्कुराते हुए दलिया खाने लगती है। हालांकि उसे दलिये का टेस्ट तो पसंद नहीं था, पर रूही के इतने प्यार को देख मना नहीं कर पाए। एक यही तो थी जो बिना स्वार्थ के मेहर से प्यार करती थी।
कुछ देर में रूही मेहर को पूरा खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद रूही मेहर को मेडिसिन देती है और उसे अच्छे से लेटा देती है। कुछ देर में ही दवा की वजह से मेहर नींद के आगोश में चली जाती है। कुछ वक्त बाद वहां डॉक्टर आते हैं और मेहर को चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल बताकर डॉक्टर चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में रूही मेहर के साथ साए की तरह रही। रूही ने मेहर की हर एक चीज का ख्याल रखा। इस 1 महीने में मेहर को देखने कोई नहीं आए, ना उसका पति तो ना मेहर के डैड, पर मेहर का दोस्त अनुज आता था। जब अनुज को पता चला कि मेहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तब से दिन में मेहर से रोज मिलने आता था। कुछ वक्त बाद मेहर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मेहर रूही का हाथ पकड़े बाहर आ रही थी। हॉस्पिटल के बाहर आते ही मेहर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोली, फाइनली 1 महीने की कैद से मैं रिहा हो गई। कितना सुकून मिल रहा है बाहर की हवा में। अनुज और रूही मेहर को देख मुस्कुरा देते हैं। रूही मेहर को गाड़ी में बैठाते हुए बोली, चल गाड़ी में बैठ, हम घर चल रहे हैं। मेहर घर का नाम सुनकर उदास हो जाती है। इतने वक्त में उसके फेस पर मुस्कुराहट थी, वो चंद सेकंड में गायब हो जाती है। रूही और अनुज भी यह महसूस कर रहे थे, पर उन्हें घर तो जाना ही था। ऐसे कब तक अपने घर से मेहर बाहर रह सकती थी। कुछ वक्त में उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। एक बड़े से विला में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कमरे एक लड़का बैठा लगातार सिगरेट के कस ले रहा था। उसके हाथ में इस वक्त फोन था जिसमें वो एक लड़की की तस्वीर देख रहा था। बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, छोटी नाक, तिखे आईब्रो, काले बाल, गोरा रंग। वो लड़की बहुत प्यारी और सुंदर थी। उसके चेहरे में एक अलग सी कशिश थी जिसमें वो लड़का खोसा गया था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो लड़का आखिरी बार उस तस्वीर को देख अपना फोन बंद कर अपनी रोबीली आवाज में बोला, कमिन इन। उस लड़के की आवाज सुनकर एक लड़का अंदर आता है जो उसकी एज का था। उस लड़के के हाथ में एक फाइल थी। वो लड़का पहले वाले लड़के को फाइल देते हुए बोला, आर्यन एक बार और सोच ले। आर्यन अपनी भूरी आंखों से उस लड़के को घूरते हुए बोला, उसको डिस्चार्ज मिल गया। वो लड़का हाँ में गर्दन हिला देता है। आर्यन अब उस फाइल को देखने लगता है। पहले पेज पर लिखा था, डिवोर्स पेपर। यह वही पेपर है जो शादीशुदा जोड़े को अलग करने की ताकत रखता है। डिवोर्स किसी के अच्छा साबित होता है तो किसी के लिए बुरा। आर्यन लगातार अपनी भूरी आंखों से उस नाम को घूर रहा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद आर्यन फाइल सामने खड़े लड़के को वापस देते हुए बोला, इसे उस तक पहुंचा दो। वो लड़का एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। पर इतना जरूर कहूँगा, तू पछताएगा बहुत। आर्यन उस लड़के की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। आर्यन गुस्से में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, विक्की प्लीज अभी जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुझे चोट पहुँचा दूँ। विक्की हमें सर हिला देता है और चला जाता है। आर्यन विक्की के जाने के बाद कुछ देर उसी दिशा में देखता रहता है और फिर वॉशरूम की ओर चला जाता है। कुछ वक्त बाद विक्की एक बंगलो के आगे खड़ा था। वो अंदर जाने को हुआ कि एक गाड़ी का हॉर्न सुन वो रुक जाता है। गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। विक्की गौर से गाड़ी की ओर देखने लगता है। मेहर गाड़ी से बाहर आती है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मेहर के साथ रूही भी गाड़ी से निकल जाती है। अनुज गाड़ी पार्क करने के लिए चला जाता है। मेहर अपने सामने विक्की को देख मुस्कुरा देती है और भागते हुए जाती है और उसे गले लगा लेती है। विक्की भी मुस्कुराते हुए मेहर को गले लगा लेता है। रूही विक्की की ओर देखती तक नहीं, ये बात विक्की नोटिस कर रहा था। विक्की मेहर का सर सहलाते हुए बोला, बच्चा अब कैसी तबीयत है आपकी। मेहर मुस्कुराते हुए बोलने वाली थी कि उससे पहले ही रूही बोल पड़ती है, इतने दिन आप कहाँ थे विक्रांत राठौड़। अब आपको मेहर की तबीयत से क्या लेना देना है। रूही अपने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए कहती है। विक्की विक्रांत राठौड़ जानता था अब इस प्रश्न को पूछना गलत है, पर मेहर को अपने सामने देख विक्की से रहा नहीं गया और वो मेहर से पूछ बैठा। रूही की बात पर मेहर उसे देखते हुए बोली, रूही तू शांत रहे, हम बात कर रहे हैं ना। मेहर की बात पर रूही कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वही खड़ी रहती है। मेहर विक्की की ओर देखते हुए बोली, हम जानते हैं आप हमें हॉस्पिटल में देखने आते थे। मेहर की बात पर रूही और विक्की को झटका लगता है। विक्की तो इस बात से हैरान था कि आखिर मेहर को कैसे पता विक्की उसे देखने आता था।
वही रिया को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर ये इंसान कब मिलने आया मेहर से। मेहर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, विक्की भाई हम बिल्कुल ठीक है और जैसे पहले थे वैसे अब है। आप चलिए अंदर बाहर क्यों खड़े हैं। तब तक अनुज भी कार पार्क करके आ जाता है। विक्की मेहर को देखते हुए बोला, नहीं बच्चा कभी बाद में आएंगे, अभी हमें कुछ जरूरी काम है, हम बस आपको ये फाइल देने आए थे। मेहर को पता था इस फाइल में क्या है। मेहर मुस्कुराते हुए फाइल ले लेती है। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये कोई नहीं जानता, पर फिर भी मेहर के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। विक्की मेहर को फाइल देकर उसका सर सहलाता है और एक नज़र रूही को देख वहां से चला जाता है। मेहर फाइल को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए रूही और अनुज की ओर मुड़ती है। दोनों की नज़र मेहर पर थी। मेहर दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर खड़े रहने का इरादा है क्या। दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। अंदर लिविंग रूम में उसके पापा उसकी सौतेली माँ के पास बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मेहर को आया देख मुस्कुराते हुए बोले, आ गया हमारा बच्चा। मेहर हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे अंदर ही अंदर अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेहर की सौतेली माँ रचना नाटक करते हुए मिठी आवाज में बोली, कैसी हो मेहर बेटा। मेहर एक बड़ी सी फेस स्माइल देते हुए बोली, आपकी दया से मैं बहुत अच्छी हूँ जी। भगवान आपकी दिव्य दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखें। मेहर की बात सुनकर रचना मुंह बना लेती है। वही मेहर के पिता को मेहर का ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। मेहर अपने पापा को इग्नोर कर वहां से अपने रूम में चली जाती है। रूही मेहर के पीछे चली जाती है और अनुज वहीं पर बैठकर मेहर के पापा आकाश खुराना से बात करने लगता है। अनुज के डैड भी एक बिजनेसमैन थे। अभी अनुज अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा था। आकाश जी और रचना दोनों अनुज से अच्छे से पेश आ रहे थे। वही मेहर अपने रूम में जाती है। रूम एक औरत की फोटो थी जिसमें उनके साथ मेहर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वो औरत मुस्कुराते हुए मेहर को देख रही थी। मेहर बिना भाव के एक टक उस फोटो को देख रही थी। उसके अंदर बहुत दर्द भरा था। अगर उसकी माँ होती तो वो उनके साथ अपना दर्द भरा था। अगर उसकी माँ होती तो वो उनके साथ अपना दर्द बांट लेती। तभी रूही उसके कंधे पर हाथ रखती है। रूही मेहर को उदास देख बोली, आंटी कभी नहीं चाहेगी कि तुम उदास रहो। औरों के लिए नहीं खुद के लिए जिकर देखो, फिर ये दुनिया सबसे अच्छी लगेगी। मेहर मुस्कुराते हुए पीछे पलटते हुए बोली, हाँ तो मैं कहा पीछे की जिंदगी में वापस जा रही हूँ। मैं अब खुद को खुश रखूंगी। ओके। रूही हाँ में सर हिला बोली, ओके। कुछ देर दोनों बात करते हैं। उसके बाद डिनर कर अनुज और रूही चले जाते हैं। मेहर अपने रूम में लेटे लेटे उस फाइल को घूर रही थी। अगली सुबह जिंदल होटल। आर्यन इस वक्त जिंदल होटल में था। ये होटल आर्यन का ही है। ऐसे कई सारे होटल और रेस्टोरेंट देश और विदेश में फैले हुए हैं। साथ में आर्यन की कई सारी कंपनियां देश और विदेश में भी थी। आर्यन इस वक्त होटल में बने अपने केबिन में बैठा था। तभी उसका डोर नॉक होता है। विहार अपनी डिसिनेंट आवाज में कमिंग कहता है। केबिन का डोर खोलकर मेहर अंदर आती है। इस वक्त मेहर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। आर्यन की नज़रें लैपटॉप पर थी। वो लैपटॉप से नज़रें हटाकर सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। मेहर ने पीच कलर की सिफॉन साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे कमर तक आते सिल्की बाल, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, पिंक होठ, कानों में छोटे छोटे डायमंड इयरिंग्स, गले में आर्यन के नाम का मंगलसूत्र, एक हाथ में डायमंड ब्रासलेट, दूसरे हाथ में ब्रांडेड वॉया। मेहर को सबसे खूबसूरत उसके फेस पर उसकी वो प्यारी सी स्माइल बनाती थी। आर्यन तो मेहर की स्माइल में ही खो जाता है। मेहर आर्यन को कुछ ना बोलता देख गला साफ करते हुए बोली, क्या मैं बैठ सकती हूँ। आर्यन मेहर की प्यारी सी आवाज सुनकर होश में आता है। आर्यन हमें सर हिला देता है। मेहर आर्यन के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। आर्यन मेहर को देखते हुए बोला, चाय लोगी या कॉफी। मेहर मुस्कुराते हुए बोली, नथिंग। मेहर आर्यन के सामने अपने साथ लाई फाइल रख देती है। आर्यन एक नज़र फाइल को देख मेहर को देखने लगता है। मेहर फाइल को आगे सरकाते हुए बोली, ये डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए हैं और ये 1 मिनट। इतना कहकर अपने गले में बंधा मंगलसूत्र उतार देती है और अपने बारे हाथ में पहनी डायमंड की रिंग निकालती है। आर्यन उसे ये करता देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। उसे बुरा लग रहा है या अच्छा ये बता पाना मुश्किल था।
मेहर रिंग और मंगलसूत्र भी फाइल पर रख देती है। मेहर आखिर बार मंगलसूत्र और रिंग को देखते हुए आर्यन की ओर देखती है। उसके फेस पर स्माइल अब भी बनी हुई थी। मेहर आर्यन को देख मुस्कुराते हुए बोली, शायद हम एक दूसरे के लिए कभी नहीं बने थे। अगर जाने अनजाने में मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब से मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। मिलते हैं कुछ देर में कोर्ट में। इतना कहकर मेहर वहां से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी बनी हुई थी। मेहर वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तब उसके कानों में आर्यन की आवाज सुनाई देती है। आर्यन अपनी इमोशनलेस आवाज में मंगलसूत्र और उस रिंग को देखते हुए बोला, तुम्हें एलिमनी में क्या चाहिए? मेहर अपनी आंखें बंद कर लेती है। भले ही उसके चेहरे पर स्माइल हो पर अंदर से उसका दिल रो रहा था। वो कभी भी आर्यन को तलाक नहीं देना चाहती थी, पर आर्यन के बर्ताव और उसके रूखे व्यवहार की वजह से मेहर उसे अब खुद से आज़ाद करना चाहती थी। मेहर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए पीछे मुड़ती है। इस वक्त उसके फेस पर वही स्माइल थी। मेहर मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है और जो नहीं है उसे हम कभी पा नहीं सकते। इतना कहकर मेहर बिना आर्यन की बात सुने वहां से चली जाती है। आर्यन मेहर के जाते ही मंगलसूत्र अपने हाथ में उठाता है और उसे कुछ देर देखता है। मंगलसूत्र देखते हुए उसे अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। लाल शादी के जोड़े में सजी मेहर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त वो मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वही उसके बगल में बैठे आर्यन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से हवन कुंड में जल रही अग्नि को देख रहा था। तभी उसे पंडित जी की आवाज सुनाई देती है, जो उनको फेरों के लिए खड़े होने को कह रहे थे। आर्यन और मेहर फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ देर में उनके फेरे कंप्लीट होने के बाद पंडित जी आर्यन को मेहर की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। आर्यन मांग में सिंदूर भर देता है। उसके बाद मेहर के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। आर्यन मंगलसूत्र हाथ में लिए एकटक उसे देख रहा था। वही मेहर आर्यन के केबिन से बाहर जा रही थी। वो जैसे जैसे वहां से जा रही थी वैसे ही उसे लग रहा था उसकी रूह उससे पीछे छूटती जा रही है। मेहर अपने भारी मन के साथ होटल से बाहर आ जाती है। बाहर अनुज और रूही गाड़ी में बैठे मेहर का इंतजार कर रहे थे। मेहर दोनों को स्माइल करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद तीनों फैमिली कोर्ट के बाहर खड़े थे, तभी वहां आर्यन आ जाता है। आर्यन के साथ विक्की भी आता है। मेहर बाहर ही आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। आर्यन के वहां आते ही मेहर अंदर चली जाती है। आर्यन जाती हुई मेहर को देखता रहता है और कुछ देर में अंदर चला जाता है। सामने एक फीमेल जज बैठी थी। आर्यन उसे फाइल दे देता है। मेहर चुपचाप बैठे जज को काम करते हुए देख रही थी। जज फाइल के पेज पलटते हुई बोली, आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? जज की बात सुनकर आर्यन और मेहर की नजरें एक दूसरे पर चली जाती है। वही जज दोनों को गौर से देख रही थी। मेहर आर्यन से अपनी नजरें हटाकर बोली, वो हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है और ना ही हम दोनों में बनती है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। मेहर की बात सुनकर जज आर्यन को देखती है, जो अब भी मेहर को देख रहा था। जज आर्यन को देखते हुए बोला, और आप मिस्टर जिंदल, आप कुछ कहना चाहेंगे? आर्यन जज की बात सुनकर जज की ओर देखते हुए बोला, मैं इससे तलाक नहीं लेना चाहता। आर्यन की बात सुनकर मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मेहर आर्यन को देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही तो चाहते थे ना कि हम आपसे दूर रहें। आर्यन मेहर को देख उसकी ओर झुकते हुए बोला, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। यह क्या मतलब हुआ आपका? हम क्या कोई आपके गुलाम है जो आपकी बातें मानते रहे? अब हम आपको तलाक देना चाहते हैं। मेहर थोड़े गुस्से में आर्यन को देखते हुए बोली। आर्यन मेहर के चेहरे के पास जाते हुए बोला, पर मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। जज की ओर देखता है। जज दोनों की ओर देखते हुए बोली, मुझे लगता है पहले आप लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको डिवोर्स लेना है या नहीं, उसके बाद आप यहाँ आना। मेहर आर्यन को देख गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। मेहर गुस्से में चलते हुए बाहर आ जाती है। मेहर खुद में ही बड़बड़ा रही थी। समझता क्या है? खुद को कभी कहता है मेरे साथ नहीं रहना और अब कह रहा है तलाक नहीं देना। इसे तो मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों मुझे तलाक नहीं दे रहा है? मेहर को आता देख रूही और अनुज उसके पास आ जाते हैं। वही आर्यन भी मेहर के पीछे पीछे आ जाता है। मेहर आर्यन को बाहर देख उसके पास जाकर बोली,
आखिर चाहते क्या है आप हमसे? जब हम आपके करीब आना चाहते थे तब आपने हमें खुद से दूर कर दिया, और जब हम आपसे दूर जाना चाहते हैं तो आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं। क्या चाहिए आपको हमसे? रूही, अनुज और विक्की जो इनका बाहर इंतजार कर रहे, उन्हें ये सुनकर शौक लगता है कि आर्यन ने मेहर को तलाक देने से मना कर दिया। आर्यन मेहर की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसे देखता रहता है। आर्यन के ऐसे चुप खड़े रहने पर मेहर को गुस्सा आ जाता है। मेहर गुस्से में आर्यन को अंगुली दिखाते हुए बोली, इस बार हम आपको अपने जज्बातों के साथ नहीं खेलने देंगे, समझे आप? इतना कहकर मेहर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रूही और अनुज भी मेहर के पीछे चले जाते हैं। आर्यन जाती हुई मेहर को देखता रहता है, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आर्यन क्या सोच रहा है। विक्की जाती हुई मेहर को देखता है और फिर आर्यन के पास आकर बोला, आखिर करना क्या चाहता है तू? क्यों उस लड़की को तड़पा रहा है? पहले कहता है तलाक लेना है, और जब वो तलाक लेने के लिए तैयार है तब तू उसे तलाक नहीं दे रहा है। आर्यन विक्की की ओर देखते हुए बोला, उसे आज जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ में झेल चुका हूँ। इसकी वजह से मुझे कीर्ति से अलग होना पड़ा। तू जानता है ना मैं कीर्ति से कितना प्यार करता था, और इस लड़की के लिए वो मुझे छोड़कर चली गई। नफरत है मुझे इससे। इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। विक्की जाते हुए आर्यन को देखते हुए मायूस होकर बोला, आखिर तू क्यों नहीं समझ रहा है? कीर्ति बस तेरे साथ तेरे पैसों के लिए थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वही मेहर आंखें बंद किए गाड़ी में बैठी थी और उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। मेहर की सौतेली बहन कीर्ति, जिसकी शादी आर्यन से होने वाली थी। शादी की रस्में बड़ी धूमधाम से की जाती है। मेहर को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहर सभी रस्मों रीति रिवाजों से दूर रहती है, पर शादी वाले दिन जब आर्यन मंडप में बैठा था तब कीर्ति शादी छोड़कर भाग जाती है, और मेहर के पापा अपनी बिजनेस डील को बचाने के लिए मेहर को शादी के मंडप में बैठा देते हैं। और जब आर्यन को इस बात का पता चलता है तब से आर्यन मेहर से बात करना दूर, उसके साथ एक कमरे में नहीं रहता था। मेहर ने कितनी कोशिश की आर्यन से बात करने की, पर आर्यन उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देता था। इन 6 महीने में मेहर ने अपनी माँ भी खो दी, पर अब वो फिर से टूटना नहीं चाहती थी। रूही और अनुज मेहर को परेशान से देखे जा रहे थे। कुछ वक्त बाद मेहर की कार उसके घर के बाहर आकर रुकती है। मेहर एक गहरी लंबी सांस लेकर अपने घर को देखती है जहां उसका बचपन बिता था। मेहर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और रूही को देख बोली, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर मेहर अंदर चली जाती है। मेहर जैसे ही अंदर जाती है वहां उसका सौतेला भाई करण बैठा था, जो अपनी बिजनेस ट्रिप से कुछ देर पहले ही बाहर आया था। करण को देखते ही मेहर के आंसू, जो अब तक उसने बहने से रोक रखे थे, वो बह जाते हैं। मेहर दौड़कर करण के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। करण नासमझी में मेहर को देख रहा था। करण मेहर के सर को सहलाते हुए बोला, बच्चा क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, किसी ने आपको कुछ कहा? आर्यन से आपका झगड़ा हुआ है क्या? मेहर कुछ नहीं बोलती, वो बस रोते रहती है। करण परेशानी से मन में बोला, ये हो क्या रहा है? मैं जब भी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाता हूँ तो पीछे से मेहर के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछली बार गया था तब मेहर की शादी हो गई और मॉम चल बसी, और इस बार मेहर। आखिर हो क्या रहा है? करण प्यार से मेहर की पीठ सहलाते हुए बोला, बच्चा शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है? आपके करण भाई आ गए हैं ना, देखना सब सही कर देंगे। कुछ देर बाद मेहर का रोना कुछ कम हो जाता है। मेहर सिसकते हुए करण से दूर होती है। करण मेहर को सोफे पर बैठाता है और टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पिलाता है। मेहर थोड़ा सा पानी पीती है। करण गिलास वापस रखते हुए मेहर को देखते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ है? मेहर सिसकते हुए बोली, आर्यन हमें तलाक देना चाहते हैं। मेहर की बात सुनकर करण को जैसे शौक लगता है, पर उससे ज्यादा उसे आर्यन पर गुस्सा आता है। करण गुस्से में मुट्ठी कसते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर करण वहां से जाने को हुआ कि मेहर उसका हाथ पकड़ लेती है। करण मेहर को देखते हुए बोला, बच्चा छोड़ो मुझे, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मेहर नामे सर हिलाकर बोली, नहीं भाई, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। करण मेहर को देखते हुए उसकी ओर टर्न होते हुए बोला, अब और क्या सुनूं मैं? पहले तेरी शादी तुझे बिन बताए एन वक्त पर आर्यन से करवा दी जाती है, और अब 6
महीने हुए हैं शादी को और वो तुझे तलाक दे रहा है। मेहर करण का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली। आर्यन पहले मुझे तलाक देना चाहते थे, 1 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। फ्लैशबैक। मेहर अपने रूम में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। मेहर बहुत ध्यान लगाए बुक पढ़ रही थी, तभी रूम में आर्यन आता है। आर्यन के कदमों की आवाज़ सुनकर मेहर अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन को अपने कमरे में देखकर मेहर हैरान रह जाती है। शादी के 5 महीने बाद आर्यन के कदम पहली बार मेहर के रूम की ओर आए थे। मेहर आर्यन को देख खड़ी हो जाती है। आर्यन मेहर को एक नज़र देख बोला, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आर्यन की बात सुनकर मेहर पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन उससे तलाक चाहता है। मेहर आर्यन की आगे की बात सुनकर अपने होश में आती है। आर्यन आगे बोला, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। जल्द ही मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, तो तुम आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाओ। तुम्हें एलिमनी में जितने भी पैसे चाहिए बता देना, मैं पे कर दूंगा। इतना कहकर आर्यन बिना वक्त गंवाए वहां से चला जाता है। मेहर की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मेहर को आर्यन की बात सुनकर शौक लगता है। उसने तो सोचा था आर्यन को उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आर्यन की शादी अचानक उससे हो गई और आर्यन तो मेहर को जानता तक नहीं था, ना ही उसने मेहर से बात की थी। ऐसी शादी में कुछ वक्त तो लगेगा दोनों को जानने में, पर यहाँ तो आर्यन मेहर को तलाक देना चाहता है और उसे घर से चले जाने को भी कह रहा है। ऐसे कैसे वो आर्यन के कहते ही वो घर छोड़कर जा सकती है? नहीं, वो नहीं जाएगी। मेहर आंसू पोंछकर आर्यन के पीछे बाहर चली जाती है। आर्यन इस वक्त लिविंग रूम में बैठा चाय पी रहा था। आर्यन को लिविंग रूम में बैठा देख मेहर नीचे जाने लगती है। मेहर की पायल की आवाज़ सुनकर आर्यन को पता चल जाता है कि मेहर नीचे आ रही है, पर वो उसकी ओर देखता तक नहीं। मेहर नीचे आकर आर्यन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी गर्दन नीचे झुकाए बोली, हम आपको तलाक नहीं देना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आर्यन अपनी नज़रें उठाकर मेहर को देखता है, जो अपनी नज़रें झुकाए आर्यन के सामने खड़ी थी। आर्यन गुस्से में चिल्लाते हुए जोर से आवाज़ लगाता है, सुमित्रा आंटी, आप जहाँ भी है अभी के अभी हमारे सामने आए। मेहर आर्यन की तेज आवाज सुनकर गुस्से में कांप जाती है। सुमित्रा आंटी जो घर की मैड थी, उनकी उम्र 50 के आसपास थी। आर्यन की गुस्से वाली आवाज सुनकर किचन से दौड़ते हुए बाहर आती है। जी साहब कहिए। आर्यन गुस्से में मेहर को घूरते हुए बोला, इस लड़की का सामाना पैक करके अभी नीचे लेकर आए। सुमित्रा आंटी आर्यन की बात सुनकर ऊपर मेहर के रूम की तरफ चली जाती है। मेहर नामे गर्दन हिलाते हुए रोते हुए बोली, हम कहीं नहीं जाने वाले, इस घर को और आपको छोड़कर हम आपके साथ ही रहेंगे। आर्यन मेहर को गुस्से में घूरता है तो मेहर आर्यन की आंखें देख अपनी गर्दन झुका रोने लगती है। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आर्यन मेहर को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। कुछ देर में सुमित्रा आंटी मेहर का सामान पैक कर लगेज लेकर आ जाती है। आर्यन सुमित्रा आंटी से लगेज लेता है और मेहर का हाथ पकड़ गेट की ओर ले जाने लगता है। सुमित्रा आंटी को भी मेहर को देखकर बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर थी तो वो उस घर की एक मैड ही। मेहर आर्यन से रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा, हमें कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। पर आर्यन पर मेहर की बातों का असर नहीं दिखाई दे रहा था। आर्यन मेहर के लगेज को गेट के बाहर फेंकते हुए मेहर को बाहर निकाल छोड़ देता है। आर्यन मेहर को देख गुस्से में बोला, चली जाओ यहाँ से और याद रखना कभी मेरे सामने मत आना। मेहर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम आपके बिना मर जाएंगे, प्लीज हमें घर में रहने थे। मैं वादा करती हूँ कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। आर्यन गुस्से में अपने दांत किटकिटाते बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, और एक बात का ख्याल रखना, दोबारा कभी भी इस घर के आसपास नजर मत आना। इतना कहकर आर्यन गेट बंद कर देता है। मेहर रोते हुए वहीं बैठ जाती है। गार्ड को भी मेहर को देखकर दया आ रही थी। इतने दिनों में मेहर ने सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। उसकी मासूमियत और बचपना देख सबको मेहर से लगाव हो गया था, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। सभी गर्दन झुकाए खड़े रहते हैं। मेहर 2 घंटों तक वहीं बैठे रोती रहती है।
आखिर में थक हार कर मेहर रूही को कॉल करती है। रूही के कॉल उठाते ही मेहर रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। मेहर की बात सुनकर रूही उसे लेने की तुरंत घर से निकल जाती है। मेहर एक आखिरी नज़र घर को देखकर वहां से अपना लगेज उठा रोते हुए चली जाती है। आर्यन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मेहर को जाते हुए देख रहा था। आर्यन की आंखों में इस वक्त कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यन कुछ देर बालकनी से उधर देखता रहता है जिधर मेहर गई थी और फिर रूम में चला जाता है। इधर मेहर बेचैन सी सड़क पर चली जा रही थी। मेहर को आज पूरी दुनिया रूठी सी लग रही थी। इस वक्त मेहर को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी माँ ने उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया था और आज यहाँ कोई भी नहीं है जो मेहर के आंसू पोंछ सके। मेहर खुद में उलझी सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी और पीछे से एक ट्रक फुल स्पीड में मेहर की ओर आ रहा था। सामने से रूही अपनी कार लेकर मेहर को लेने आ रही थी। रूही ने मेहर को कितनी आवाजें लगाई पर मेहर को एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और ट्रक मेहर को टक्कर मार देता है। मेहर उछलते हुए कुछ दूरी पर जाकर गिरती है। रूही गाड़ी रोक मेहर की ओर भागती है। वो ट्रक वाला एक तिरछी स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है। रूही आसपास लोगों की मदद से मेहर को हॉस्पिटल ले जाती है। करण जैसे जैसे मेहर की बात सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। मेहर करण को सारी बातें बता देती है। मेहर की सारी बातें सुनकर करण मेहर को देखते हुए बोला, और तुम मुझे अब बता रही हो? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मेहर जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहती थी पर अचानक वो एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं बता पाई। उसके बाद मैंने सोचा आप काम में बिजी हो इसलिए आपको परेशान नहीं किया मैंने। करण की आंखों में मेहर को देख आंसू आ जाते हैं। करण मेहर के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, इतना दर्द अकेले कैसे सहा तुमने बच्चा? कम से कम एक बार फोन करके देखती, आपका भाई आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ सकता था। मेहर करण के गले लगते हुए बोली, मुझे पता है भाई आप आ जाते मेरे लिए, पर मैं मेरी वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। करण मेहर के आंसू पोंछ बोला, शायद मॉम डैड आ गए हैं, मैं देखता हूँ और इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मेहर हाँ में सर हिला देती है। करण गेट खोलने चला जाता है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी मुट्ठी गुस्से में बंद हो जाती है। करण गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? सामने और कोई नहीं आर्यन खड़ा था। आर्यन करण को देख अपनी रूड आवाज में बोला, अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। करण गुस्से में आर्यन की कॉलर पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी समझे तुम? चले जाओ यहाँ से और कल कोर्ट आ जाना। आर्यन सर टेढ़ा करके करण के हाथों को देखता है जो उसकी कॉलर पर पकड़े हुए थे। आर्यन अपनी रूड आवाज में करण से बोला, हाथ हटाओ अपने। मेहर बाहर से आवाज सुनकर बाहर आते हुए बोली, भाई कौन है? और ये आगे के शब्द उसके गले में ठहर जाते हैं क्योंकि सामने आर्यन खड़ा था और करण गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर खड़ा था। आर्यन मेहर की ओर देखता है जिसका गोरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखें सूजकर बड़ी हो गई थी। आर्यन मेहर को देखते हुए करण के हाथ अपनी कॉलर से छुड़ा लेता है और करण को देखते हुए बोला, आइंदा से अपने हाथों को कंट्रोल में रखना वरना धड़ से अलग करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। आर्यन की धमकी सुनकर करण कुछ बोलने को हुआ उससे पहले मेहर करण के आगे आते हुए बोली, मिस्टर आर्यन जिंदल हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे भाई को धमकी देने की? आर्यन मेहर को देखते हुए बिना किसी इमोशन के मेहर को देखते हुए बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक बात दो बार दोहराऊं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। आर्यन की बात सुनकर मेहर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आर्यन को देखते हुए बोली, अब क्या बाकी रह गया है आपका? मुझे कहीं नहीं जाना। आपके साथ जिस मुंह से आए थे उसे उठाए और चलते बनिए यहाँ से। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। इतना कहकर मेहर करण का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाने लगती है। आर्यन जाती हुई मेहर का हाथ पकड़ लेता है। मेहर पीछे पलटकर देखती है तो आर्यन उसका हाथ पकड़े उसे देख रहा था। मेहर करण का हाथ छोड़ आर्यन की ओर देखती है। आर्यन मेहर का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। करण आर्यन को पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, आर्यन मेहर को छोड़, वो कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ।
आर्यन करण की बात का कोई जवाब नहीं देता, मेहर को ले जाने लगता है। मेहर एक जगह पर रुक जाती है। आर्यन पीछे पलटकर देखता है तो मेहर एकटक आर्यन को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेहर हंसते हुए आर्यन से बोली, अब क्यों ले जा रहे हो वहां? तुमने ही तो कहा था कि मैं वहां से हमेशा के लिए चली जाऊं, दोबारा कभी भी तुम्हारे सामने ना आओ, और अब तुम खुद मुझे वहां लेकर जा रहे हो, क्यों? आर्यन मेहर को देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, जस्ट सिंपल, तुम मेरी वाइफ हो और अपनी वाइफ को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी वाइफ याद आ गई? तब कहा थे तुम जब इसका एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। करण आर्यन के पास आते हुए कहता है। आर्यन मेहर को एक झटके में अपने कंधे पर उठाते हुए बोला, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेहर आर्यन के कंधे पर मुके मारते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ छोड़ो मुझे। करण आर्यन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर आर्यन के बॉडीगार्ड करण को पकड़ लेते हैं। करण चिल्लाते हुए बोला, आर्यन मेहर को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आर्यन करण को इग्नोर करके मेहर को गाड़ी में अगली सीट पर बिठाता है। मेहर रोते हुए आर्यन से छुटते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। आर्यन मेहर का सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, अब रोना बंद करो और अपने भाई की कंपनी डूबते हुए नहीं देखना चाहती तो चुपचाप खुशी खुशी मेरे साथ चलो। आर्यन की बात सुनकर मेहर करण की ओर देखती है जो बॉडीगार्ड से छुटने की कोशिश कर रहा था। मेहर ने करण को अपने बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करते देखा था, वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से करण के बिजनेस को कुछ हो और आर्यन जो कहता है उसे करने में वक्त नहीं लगाता। मेहर करण को देखते हुए बोली, भाई आप चिंता मत करें, हम आपको फोन करते रहेंगे, आप कुछ मत करना, आपको हमारी कसम। तब तक आर्यन भी ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। करण मेहर की बात सुनकर बोला, तू पागल हो गई है, क्यों इसके साथ जा रही है? मेहर आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए बोली, आप अपना ख्याल रखना, ओके? मेहर इतना ही कहती है कि आर्यन वहां से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। करण झटके से बॉडीगार्ड से हाथ छुड़ा लेता है और विक्की को फोन लगाता है। विक्की इस वक्त ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। विक्की फोन की ओर नजर डालता है तो करण का कॉल आता देख मुस्कुराते हुए कॉल उठा लेता है। विक्की कॉल उठाते हुए बोला, क्या बात है जनाब, को बड़े दिन बाद याद आई मेरी? करण अभी गुस्से में था इसलिए उसने विक्की की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, ये आर्यन आखिर चाहता क्या है? विक्की कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या किया है आर्यन ने? करण टेंशन में अपने माथे पर अंगुली चलाते हुए बोला, मेहर को जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। तू टेंशन मत ले, वो कुछ नहीं करेगा। मेहर के साथ उसे कुछ कंफ्यूजन हुई है, वो दूर होने दे, उसके बाद वो मेहर को अकेला छोड़ना तो दूर, उसके साथ साई की तरह रहेगा। विक्की करण को शांत करते हुए बोला, ऐसी क्या कंफ्यूजन है उसे जिसके लिए वो मेहर को तलाक देने पर उतर आया, और जब मेहर चाहती है कि वो उसे तलाक दे तो वो उसे तलाक देने से मुकर गया। करण इरिटेट होते हुए बोला। विक्की एक गहरी सांस लेकर करण से बोला, ये सब वो तुम्हारी सो कोल्ड बहन कर कीर्ति कर रही है और आर्यन उससे पागलों की तरह प्यार करता है, उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। विक्की की बात सुनकर करण गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, वो लड़की वापस आ गई है, उसने मेहर की जिंदगी में कोई कम तूफान नहीं मचाया हुआ है जो अब दोबारा आ गई उसे परेशान करने। मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हम दोनों मिलकर आर्यन के सामने उसकी सच्चाई लानी होगी, वरना आर्यन उसके कहे कहीं मेहर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। विक्की अपने मन की बात करण के सामने रखते हुए बोला। करण विक्की की बात सुनकर उसे कुछ कहता है, उसके बाद कॉल कट करते हुए खुद से बोला, आर्यन और कीर्ति में तुम दोनों को उस मासूम की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। वही मेहर आर्यन की गाड़ी में बैठी बाहर की ओर देख रही थी, उसके मन में बहुत से सवाल एक साथ उठ रहे थे। वो जानना चाहती थी कि आखिर आर्यन ने मेहर को डिवोर्स देने से मना क्यों किया और अब उसे वापस घर ले जा रहा है क्यों। ज्यादा टेंशन की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था, पर वो बहुत समय से उस दर्द को इग्नोर किए जा रही थी और बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। कुछ वक्त में आर्यन की कार जिंदल मेंशन के आगे आकर रुकती है। आर्यन बिना मेहर की ओर देखते हुए बोला, अंदर चलो, और खुद बाहर निकल जाता है। मेहर आर्यन का ऐसा बर्ताव देख कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेहर सीट बेल्ट खोल गाड़ी से बाहर निकल जाती है और आर्यन के पीछे जाने लगती है। उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। मेहर उनको इग्नोर कर आगे बढ़ रही थी।
वही आर्यन बिना मेहर को देखे उसके आगे चला जा रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन पीछे पलटकर देखता है तो मेहर जमीन पर बेहोश गिरी थी। आर्यन मेहर को देख अपने माथे पर अंगुली रगड़ खुद से बोला, अब इस लड़की को क्या हो गया, ये नाटक क्यों कर रही है। आर्यन अपने पैरों के बल मेहर के सामने बैठते हुए बोला, देखो ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें उठाकर अंदर नहीं ले जाने वाला, इसलिए चुपचाप उठो और अंदर चलो। पर मेहर थोड़ा सा भी नहीं हिलती। आर्यन मेहर के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोला, मेहर उठो, मैं तुम्हें आखिर बार कह रहा उठो। पर मेहर फिर भी नहीं उठती। मेहर का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। आर्यन खुद से बोला, लगता है ये सच में बेहोश हो गई है। आर्यन मेहर को अपनी बाहों में उठाता है और अंदर ले जाने लगता है। आर्यन मेहर को अंदर ले जाता है और सीधा उसे अपने रूम में ले जाता है। आर्यन मेहर को बेड पर लेटा देता है। आर्यन अपना फ़ोन निकाल विक्की को कॉल करता है, मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर एक लेडी डॉक्टर चाहिए, अगर 5 मिनट से ऊपर टाइम हुआ तो। विक्की आर्यन की बात बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है अब धमकी मत दे, वैसे तुझे लेडी डॉक्टर की जरूरत कैसे पड़ गई। आर्यन विक्की की बात सुनकर गुस्से में बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है तू, जितना कहा है उतना करो। इतना कहकर आर्यन गुस्से में कॉल कट कर देता है और एक नज़र पूर्वी को देख वॉशरूम में चला जाता है। आर्यन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। आर्यन जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने लेडी डॉक्टर खड़ी थी, उसके साथ ही एक सर्वेंट था। आर्यन डॉक्टर को अंदर आने को कहता है, डॉक्टर अंदर आ जाती है। आर्यन पूर्वी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये अचानक बेहोश हो गई, चेक करके बताइए क्या हुआ है इसे। डॉक्टर हमें सर हिलाती है और पूर्वी को चेक करने लगती है। डॉक्टर पूर्वी को अच्छे से एग्जामिन करती है। पूर्वी को देख डॉक्टर कुछ सीरियस हो जाती है। डॉक्टर आर्यन को देखते हुए बोली, मिस्टर जिंदल आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी नाजुक है, इनके सिर की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और ध्यान रखिए ये कोई स्ट्रेस ना ले वरना ये कोमा में जा सकती है। आर्यन के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर पूर्वी को देख आगे बोली, और कल से शायद इन्होंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया है, मैं आपको दवा लिख कर दे रही हूँ और डाइट चार्ट भी, आप इसके हिसाब से टाइम टू टाइम मिसेज जिंदल को दवा देते रहिएगा। ये अभी कमज़ोर है इसलिए इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ वक्त में इन्हें होश आ जाएगा। आर्यन हाँ में सर हिला देता है और डॉक्टर के हाथ से दवा का पर्ची ले लेता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। आर्यन खाली आंखों से पूर्वी को देख रहा था। पूर्वी का गोरा चेहरा इस वक्त मुरझा गया था। आर्यन कुछ देर पूर्वी को ऐसे ही निहारता रहता है, फिर अपने कदम बेड की ओर बढ़ा देता है। आर्यन पूर्वी को ब्लैकेट से कवर करता है और पूर्वी के चेहरे की तरफ झुकता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए रूम से बाहर चला जाता है। आर्यन रूम से निकलकर नीचे जाने लगता है। इस वक्त उसके फेस पर ना गुस्सा था ना ही कुछ और। आर्यन अपने फेस एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर था। कोई भी आर्यन को देखकर ये नहीं बता सकता था कि वो क्या सोच रहा है। आर्यन नीचे जाता है तो उसे एक सर्वेंट दिखाई देता है। आर्यन उसको आवाज लगाते हुए बोला, सुनो इधर आओ। आर्यन की आवाज सुनकर ही सर्वेंट कांप जाता है। सर्वेंट को आर्यन से डर लग रहा था। सर्वेंट डरते हुए आर्यन के पास जाता है और थोड़ी दूर खड़ा होते हुए घबरा कर बोला, जी सर। आर्यन सर्वेंट को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है जो डर से कांप रहा था। आर्यन सर्वेंट की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सर्वेंट डर से थरथराकर कांपने लगता है। आर्यन सर्वेंट के कंधे पर हाथ रखता है और उसके चेहरे को देखता है जिस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन अपनी कठोर आवाज में बोला, इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें मार थोड़ी रहा हूँ, ये लो दवा के रुपए और पर्ची, जाकर दवा लेकर आओ। सर्वेंट हमें सर हिला देता है। आर्यन वहां से चला जाता है। वही पूर्वी अब को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो आसपास देखती है। कमरा देख पूर्वी झटके से बेड पर उठकर बैठ जाती है। पूर्वी मुंह बनाते हुए अपनी मासूम आवाज में बोली, मैं इस राक्षस के कमरे में क्या कर रही हूँ, अगर उसने देख लिया तो फिर से मुझ पर भड़कने लगेगा। पूर्वी को अपनी शादी के कुछ दिन गुजर जाने के बाद का दिन याद आता है जब दादी और आर्यन के मॉम डैड यहाँ पर थे। तब तक आर्यन ने मेहर को कुछ नहीं कहा था। उनके जाते ही आर्यन ने मेहर को दूसरे रूम में जाने को कह दिया। मेहर ने मना किया तो आर्यन मेहर पर गुस्सा करने लगा तो मेहर को मजबूरन दूसरे रूम में जाना पड़ा।
मेहर अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब कोई डोर नॉक करता है। मेहर बेर से उठते हुए गेट ओपन करती है तो सामने एक सर्वेंट खाना लेकर खड़ी थी। सर्वेंट मेहर को खाना देते हुए बोली, मैमा, बॉस ने कहा है आपको खाना खिला दूं तो ये लीजिए आपका खाना। मेहर मुंह बनाते हुए सर्वेंट को देखते हुए बोली, मालती, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे मैमा मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और रही खाने की बात तो वो मैं खा लूंगी, पर पहले ये बताओ वो जल्लाद कहाँ है। मालती नासमझी में मेहर को देखते हुए बोली, कौन जल्लाद? यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं रहता है। मेहर रूम से बाहर आते हुए मालती को इशारे से नीचे चलने का कहती है। मालती मेहर के साथ नीचे जाने लगती है। मेहर मालती को देखते हुए बोली, तुम्हारा बॉस, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो किसी जल्लाद से कम थोड़ी है। मेहर की बात सुनकर मालती को हंसी आ जाती है। मालती हंसते हुए बोली, वो घर पर नहीं है, दादी माँ आ रही है, उन्हें लेने गए हैं। मालती की बात सुनकर मेहर अपने मन में बोली, तभी मैं सोचूं इस राक्षस ने तलाक देने से अचानक मना क्यों कर दिया और मुझे जबरदस्ती उठाकर धमकी देते हुए अपने साथ ले आया और अपने रूम में भी एंट्री दे दी। मेहर मन ही मन शैतानों की हंसी हंसते हुए बोली, अब देखो मिस्टर जल्लाद, मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारा जिना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी मेहर नहीं। मेहर को ऐसे अपने आप में हंसता देख मालती बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे हंस क्यों रही हो? मालती, मेहर की हम उम्र है इसलिए उससे दी कह रही है। मेहर मालती की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और प्राचीन को और देख हंसते हुए बोली, वो बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था, चल अब तू जल्दी से मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मालती हमें सर हिला देती है। प्रीति डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और पूर्वी उसके सामने खाना रख देती है। खाना देखते ही पूर्वी खाने पर टूट पड़ती है जैसे उसने ना जाने कितने ही दिनों से खाना नहीं खाया हो। मेहर को ऐसे खाना खाते देख मालती मुस्कुरा देती है। मेहर खाना खाते खाते ही बोली, वाह मालती, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने बहुत मिस किया तुम्हारे खाने को। मालती मुस्कुराते हुए, हमने भी बहुत मिस किया दीदी आपको। मेहर खाना खत्म कर लिविंग रूम में आ जाती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लग जाती है। तभी घर की डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने 70-80 साल की बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे देखने में लग रहा था कि ये अभी 50-55 साल के आसपास हो। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। ये है आर्यन की दादी सावित्री देवी। सावित्री जी मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है। उनके पीछे ही आर्यन आ रहा था। मेहर दादी को देख दौड़ते हुए उन्हें पुकारते हुए जाती है और दादी के गले से लिपट जाती है। दादी, हमने आपको बहुत मिस किया, फाइनली आप आ गए हो। दादी मुंह बनाते हुए मेहर से अलग होती है और उससे नाराज होते हुए बोली, जानते हैं हम आपने हमें कितना मिस किया, तभी तो आपके दिन में 4 से 5 कॉल आते थे हमारे पास। इतना कहकर दादी मेहर को फुल इग्नोर मारते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। मेहर दादी के पीछे पीछे जाती है और उनके पास बैठते हुए उन्हें हग कर लेती है। मेहर नम आवाज में बोली, हमने सच में आपको बहुत मिस किया था, और रही कॉल की बात तो हमारा फ़ोन टूट गया था। तभी मेहर की नज़र सामने से आते आर्यन पर पड़ती है। मेहर शातिर स्माइल करते हुए बोली, और आपको पता है दादी, हमने आपके पोते से बहुत रिक्वेस्ट भी की कि हमें फ़ोन लाकर दे दे, पर इन्होंने हमें फ़ोन लाके देना तो दूर, अपने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मेहर की बात सुनकर आर्यन आंखें फाड़े मेहर को देखने लगता है। वहीं दादी घुरकर आर्यन को देखते हुए बोली, आर्यन, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने हमारी बच्ची को फ़ोन नहीं लाकर दिया, क्या हम जान सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया? आर्यन मेहर को बुरी तरह घूरने लगता है। मेहर आर्यन को देख अपनी पकड़ दादी पर कस देती है। दादी आर्यन को देख इस बार थोड़े गुस्से में बोली, हमारी बच्ची को घुना बंद करे और जो पूछा है आपसे उसका जवाब दे आप। आर्यन अपनी नज़रें मेहर से हटा दादी को देखते हुए बोला, वो दादी, हमारी कंपनी एक न्यू फ़ोन लॉन्च करने वाली है तो मैंने सोचा मेहर को वो फ़ोन गिफ्ट कर दूंगा, साथ में उसको सरप्राइज भी मिल जाएगा। आर्यन की बात सुनकर मेहर मन ही मन बोली, चल झूठा, कितना झूठ बोलता है वो राक्षस जल्लाद कहीं का। दादी मेहर का सर सहलाते हुए प्यार से बोली, सुना बच्चा, आपने ये आपको न्यू फ़ोन देना चाहता था। मेहर दादी की बात सुनकर उनसे अलग होते हुए बोली, अच्छा दादी, हम आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आते हैं, तब तक आप आर्यन को बुरी तरह घूरते हुए अपने पोते से बात कीजिए। दादी हमें सर हिला देती है। मेहर वहां से किचन की ओर चली जाती है।
दादी और आर्यन आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कहा जा सकता है दादी अकेले ही बात कर रही थी। आर्यन तो चुपचाप बस दादी की बात सुन रहा था, कभी कभी थोड़ा सा बोल रहा था। मेहर मालती के साथ चाय और स्नैक्स लेकर आती है। दादी मालती को देख बोली, कैसी हो मालती? मालती मुस्कुराते हुए बोली, हम भैया है बड़ी मालकिन। मेहर दादी के लिए कप में चाय निकाल उन्हें देती है। दादी मुस्कुराते हुए चाय ले लेती है। मेहर आर्यन के लिए भी चाय निकालती है और कप उसकी ओर बढ़ा देती है। आर्यन मेहर को देखते हुए चाय का कप पकड़ लेता है। मेहर दादी के बगल में बैठ जाती है और दादी को देखते हुए बोली, दादी वान्या कैसी है? दादी चाय का शिप लेते हुए बोली, वो अच्छी है बेटा। वान्या आर्यन की छोटी बहन है। आर्यन सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन दादी और अपने छोटे भाई विन्या से करता है। दादी विन्या और वान्या के पास लंदन गई हुई थी और विन्या वो कैसा है मेहर आगे पूछते हुए कहती है। मेहर का पूछना होता है कि तभी दादी के फोन पर विन्या का वीडियो कॉल आ जाता है। दादी मेहर को देख हंसते हुए बोली, ये लो नाम लिया शैतान हाजिर। दादी की बात पर मेहर और दादी दोनों मुस्कुरा देते हैं। वही आर्यन की नज़रें मेहर पर ही टिकी हुई थी। वो फोन में देखने का नाटक कर रहा था पर उसका सारा ध्यान मेहर पर था। मेहर की हंसी देख आर्यन को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि मेहर की हंसी दिखावटी है, ना कि वो दिल से हंस रही है। दादी विन्या का कॉल उठा लेती है। कॉल उठाते ही सामने से एरोगेंट डिप वॉइस सुनाई देती है। हाय जान, क्या कर रही हो? दादी विन्या को आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार अगर मुझे इन गंदे नामों से बुलाया तो। विन्या हंसते हुए बोला, चिल बेबी चिल, ऐसे छोटी सी बात पर गर्म नहीं होते। दादी थोड़ा गुस्से में बोली। विन्या तू सुधरने का क्या लेगा? इस बार विन्या थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, दादी भाई से कहो ना हमें भी इंडिया आने दे, मुझे भाभी से मिलना है। मैंने उनसे 2 दिन ही बात की है और मैं इंडिया रहकर भी तो पढ़ाई कर सकता हूँ ना। दादी आर्यन को देखती है जिसने विन्या की बात सुनकर ही अनसुना कर दिया था। दादी विन्या को देख मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, ये लो तुम्हारी भाभी मेरे पास ही है, बात करो। दादी मेहर को फोन दे देती है। मेहर को बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हाँ, उसने पहले भी विन्या से बात की थी पर उस वक्त मेहर की शादी का दिन और उसके बाद दूसरा दिन था जहां विन्या ने मेहर से बात किया था, जबकि मेहर ने बस हाँ हम इतना ही कहा था। मेहर फोन अपने फेस के सामने कर लेती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाय विन्या कैसे हो? विन्या मेहर को देख मुस्कुराते हुए बोला, आई एस फाइन भाभी, आप कैसे हो? मेहर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी ठीक हूँ। विन्या मेहर को देखते हुए बोला, प्लीज भाभी आप तो भाई से कहो ना, मुझे इंडिया आने दे, मुझे नहीं रहना है यहाँ। भाई आपकी बात जरूर मानेंगे प्लीज भाभी। मेहर विन्या को ऐसे रिक्वेस्ट करता देख अपने सामने बैठे विन्या की ओर देखती है। विन्या फोन में देख रहा था। वो दिखा ऐसे रहा था कि उसका ध्यान फोन में है पर उसका पूरा ध्यान तो विन्या और मेहर की बातों पर लगा था। मेहर को कुछ न बोलता देख विन्या उसे आवाज लगाते हुए बोला, भाभी कहाँ खो गए हो आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मेहर कुछ बोलने को होती है कि विन्या के पास वान्या आ जाती है। वान्या फोन के अंदर झांकते हुए गुस्से में बोली, विन्या ये तुम किससे बात कर रहे हो और तुम इस लड़की को भाभी कैसे कह सकते हो? ये धोखे से हमारी भाभी बनी है और तुम इसे भाभी कह रहे हो। विन्या वान्या की ऐसी बात सुनकर तुरंत फोन कट कर देता है। वान्या की ऐसी बातें सुनकर मेहर की आंखें नम हो जाती है। जो आर्यन देख लेता है आर्यन की मुट्ठी गुस्से से बंद हो जाती है। दादी मेहर के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो नादान है। शादी जिन हालातों में हुई वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेहर दादी का फोन उन्हें देते हुए मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके दादी, मैं समझ सकती हूँ। आप भी थक गई होगी ना, आप आराम करें, हम शाम को बातें करते हैं। दादी मुस्कुराते हुए हमें सर हिला वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है। वहीं मेहर उठते हुए वहां से ऊपर चली जाती है। मेहर अपने पुराने वाले रूम में आती है। उसकी आंखों में नमी थी। मेहर खुद से बोली, कंट्रोल मेहर कंट्रोल, ऐसे तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। ऐसे छोटी छोटी बातों पर भला रोते थोड़ी है। मेहर 2-3 गहरी सांसें लेती है और रूम में बनी बालकनी की ओर चली जाती है। वहां से पूरे गार्डन का नज़ारा दिखाई दे रहा था जो बहुत सुंदर था। गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मेहर खाली आंखों से उन्हें देख रही थी।
पर असल में तो मेहर वान्या की बातों को जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। वही मेहर को ऐसे जाता देख आर्यन भी उसके पीछे आ जाता है। मेहर को अपने रूम में ना जाता देख आर्यन के कदम रुक जाते हैं। वो एक बार अपनी आंखें कसके बंद करता है जैसे खुद को शांत कर रहा हो, फिर मेहर के पीछे उसी रूम में चला जाता है जहाँ मेहर गई थी। आर्यन रूम में आकर देखता है तो उसे मेहर रूम में दिखाई नहीं देती है। आर्यन आगे जाता है और सीधा बालकनी के पास चला जाता है। बालकनी में उसे मेहर खड़ी दिखाई देती है। मेहर हाथ बांधे खड़ी थी। आर्यन मेहर को देखते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? अपने पीछे से किसी की आवाज सुनकर मेहर समझ जाती है ये आर्यन है। मेहर बिना पलटे सामने देखते हुए एक लाइन में जवाब देते हुए बोली, आपसे मतलब? मेहर का ऐसा जवाब सुन आर्यन की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। आर्यन मेहर को गुस्से में देखते हुए कठोर आवाज में बोला, तुम्हारा रूम ये नहीं है, तुम मेरे रूम में रहोगी। आर्यन की बात सुनकर मेहर नासमझी में पलटती है। उसने तो सोचा था शायद आर्यन गलती से उसे अपने रूम में लेकर आ गया है, पर आर्यन तो उसे अपने रूम में रहने को कह रहा है। मेहर आर्यन की आंखों में आंखें डाल बोली, और मैं भला वहाँ क्यों जाऊँ और आप जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे अपने घर वापस जाना है। आर्यन मेहर के करीब जाते हुए बोला, यही तुम्हारा घर है और मेरा कमरा तुम्हारा कमरा है। आर्यन की बातें सुनकर मेहर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, और ये सब दादी को दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? आप दादी को बता क्यों नहीं देते कि हम तलाक लेना चाहते हैं और बहुत जल्द हम आपसे आपके इस घर से रूम से अलग होने वाले हैं? आर्यन मेहर की बातें सुनकर एक शैतानी स्माइल करते हुए बोला, ये तो तब होगा जब मैं तुम्हें तलाक देना चाहूँगा और मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। मेहर गुस्से में आर्यन को पीछे धक्का देते हुए गुस्से में बोली, चाहते क्या आप? हमसे बता तो दीजिए ताकि हमें भी पता चले हमारी गलती क्या है। आपसे शादी करना हमारी मजबूरी थी। आप हमारी बहन से बचपन से प्यार करते थे और हम तो आपको जानते तक नहीं थे, फिर भी हमने इस बेनाम मजबूरी की शादी को निभाना चाहा। जब आपका मन किया आपने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आप ही थे ना वो जो हमसे तलाक लेना चाहते थे? फिर जब हम आपको तलाक दे रहे हैं तो क्यों आप पीछे हट रहे हैं? आर्यन मेहर की आंखों में देखे जा रहा था। मेहर की आंखों में दर्द इस वक्त साफ देखा जा रहा था। मेहर का अब इन सब बातों को सोचकर सर दर्द करने लगा था। वो अपना एक हाथ उठाकर सर पर रख दबाने लगती है। आर्यन अक झटके में मेहर को अपनी गोद में उठा लेता है। मेहर गुस्से में आर्यन से छुटने की कोशिश करने लगती है, छोड़िए हमें, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा नीचे गिर उतारिए हमें। पर आर्यन मेहर को इग्नोर कर उसे गोद में उठाए रूम से बाहर निकल जाता है। मेहर आर्यन के कंधे पर मुके मारते हुए बोली, हमें नहीं जाना आपके उस कमरे में, हमें हमारे घर जाना है। आप हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमें नीचे उतारें। मेहर को चुप न होता देख आर्यन मेहर की गर्दन पकड़ ऊपर करता है और अपने चेहरे के पास ले जाकर मेहर के होठों पर अपने होठ रख देता है। मेहर की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके साथ ये क्या हुआ। वही आर्यन मेहर के होठों को चूमते हुए अपने रूम का गेट पैर से खोलता है और रूम में चला जाता है। गेट की आवाज सुन मेहर होश में आती है। वो आर्यन से अलग होने की कोशिश करती है पर आर्यन मेहर पर अपनी पकड़ कस देता है और मेहर को बेड पर बिठा देता है। अब तक उसके होठ मेहर के होठों से जुड़े थे। आर्यन मेहर के निचले होठ को स्मुच कर रहा था। मेहर आर्यन को खुद से दूर करने लगती है पर आर्यन एक इंच भी नहीं हिलता। आर्यन मेहर के होठ पर बाइट कर लेता है जिससे मेहर की आंख निकल जाती है। आर्यन मेहर से दूर हो जाता है। मेहर गुस्से में बुरी तरह आर्यन को घूर रही थी। आर्यन मेहर को देख बेड के दूसरी साइड जाता है और ड्रॉवर से दवाइयां निकालता है। मेहर आर्यन को देख गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसी बेहुदा हरकत करने की? आर्यन दवाई लेकर मेहर के पास आ जाता है और टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए बोला, चलो ये दवाई लो और चुपचाप सो जाओ। मेहर मुंह दूसरी ओर करते हुए बोली, हमें नहीं खानी कोई दवाई, हमने आपसे कुछ। आगे के शब्द मेहर के गले में रह जाते हैं क्योंकि आर्यन ने एक झटके में मेहर को पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। मेहर आर्यन के सीने पर मुके बरसाने लगती है पर आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन मेहर की कमर पकड़ अपने और करीब कर लेता है।
मेहर आर्यन से खुद छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर आर्यन उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मेहर अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है। आर्यन मेहर के होठों से अपने होठ अलग कर लेता है। मेहर गहरी सांसें लेने लगती है। आर्यन मेहर के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अब चुपचाप दवाई खाओगी या फिर दोबारा किस करूं? मेहर गुस्से में आर्यन को खुद से दूर धक्का दे देती है। आर्यन 2 कदम पीछे हो जाता है। मेहर आर्यन के हाथ से दवा लेती है और टेबल से पानी का गिलास उठा दवा खा लेती है। मेहर का सर ज्यादा दर्द करने लगा था, इसलिए वो अब आर्यन से किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना चाहती थी। मेहर ब्लैंकेट लेकर दूसरी तरफ पीठ करके सो जाती है। आर्यन मेहर को एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखा जा रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ आर्यन ही जानता था। आर्यन कमरे से बाहर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं मेहर आंखें बंद कर लेटी थी। उसे बार बार आर्यन का किस करना याद आ रहा था। मेहर मन ही मन रोते हुए बोली, इस राक्षस ने मेरी पहली किस चुरा ली, अब मैं अपने हस्बैंड को क्या दूंगी? फिर खुद के सर पर मारते हुए बोली, क्या मेहर तू ये कैसे भूल सकती है? ये जल्लाद ही तेरा पति है। मेहर आर्यन को मन ही मन हजारों गालियां निकालती है और कुछ देर में उसे दवाई के असर से नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। विन्या वान्या पर भड़का हुआ था। वान्या, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? वान्या सोफे पर बैठते हुए बोला, ओ कमोन विन्या, तुम इतना क्यों भड़के रहे हैं? वो कोई मेरी भाभी नहीं है। भाई ने उसे अब तक अपनाया नहीं है और भाई कीर्ति से प्यार करते हैं तो उसे कभी भी अपनाने वाले नहीं है। भाई चाहे कुछ करे पर तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया है कि तुम अपनी बातों से किसी को हट करो, और अगर आज के बाद भाभी से ऐसे बात की तो समझ लेना तुम्हारा एक भाई तुम्हारे लिए मर गया है। विन्या बहुत गुस्से में वान्या से कहता है और वहां से चला जाता है। वही वान्या मेहर को कोसते हुए बोली, अब इस मेहर की वजह से विन्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। आई हेट यू मेहर, आई हेट यू। इटली। कीर्ति एक फिल्म शूट के लिए इटली आई हुई थी। इस वक्त एक होटल रूम अपनी फिल्म के हीरो के इंटीमेट हो रही थी। उस होटल रूम में दोनों की गर्म सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उस रूम से आवाजें आना बंद हो जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। कीर्ति भी सुंदर थी पर मेहर से कम सुंदर थी। कीर्ति के साथ वाला लड़का राहुल आहूजा था। फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। राहुल कीर्ति का हाथ पकड़ उसे चूमते हुए बोला, ये लाइफ अच्छी लगती है या उस आर्यन जिंदल के जैसे आदमी के साथ रहकर बोर होना अच्छा लगता था? कीर्ति मुस्कुराते हुए राहुल के गले लगते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, आर्यन जैसे बोरिंग इंसान के साथ नहीं। अगर उस दिन शादी से मैं नहीं भागती तो अब तक बैठी रहती आर्यन के घर आर्यन की बीवी बनकर। राहुल हंसते हुए बोला, उसको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना। आज भी वो अपनी वाइफ से नफरत करता है क्योंकि तुमने उसे कह दिया कि आर्यन मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी बीच में छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर राहुल और कीर्ति हंसने लगते हैं। वही आर्यन इस वक्त स्टडी रूम में बैठा अपनी मिंटीग ले रहा था। तभी वहां विक्की आ जाता है। आर्यन एक नज़र विक्की को देखता है फिर वापस अपनी मिंटीग लेने लगता है। आर्यन को बिजी देख विक्की वही सोफे पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। कुछ वक्त बाद आर्यन की मिंटीग पूरी हो जाती है। आर्यन लैपटॉप बंद कर विक्की की ओर देखते हुए बोला, कुछ काम था क्या? विक्की अपना फ़ोन बंद कर पॉकेट में डालते हुए बोला, क्यों, कोई काम हो तभी आ सकता हूँ क्या? आर्यन विक्की का जवाब सुन कुछ नहीं कहता है और एक फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। विक्की आर्यन को कुछ ना बोलता देख बोला, तुम मेहर को जबरदस्ती उठाकर घर ले आए क्या? मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? आर्यन विक्की का सवाल सुनकर सपाट लहजे में बोला, मेरी वाइफ है वो, उसे मैं जब चाहे घर ला सकता हूँ। विक्की तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा तो अब तुझे तेरी वाइफ याद आ गई? उस दिन याद नहीं आई थी क्या जिस दिन तुमने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था? आर्यन खाली आंखों से विक्की को देखता रहता है पर कुछ कहता नहीं। आर्यन को कुछ ना बोलता देख विक्की गहरी सांस लेते हुए बोला, देख आर्यन, मेहर बहुत मासूम और प्यारी लड़की है, उसकी वजह से कीर्ति तुमसे दूर नहीं हुई है, तो तू मेहर को तकलीफ देना बंद कर और उसे अपने घर जाने दे। क्लोस। विक्की की आखिरी बात सुनकर आर्यन विक्की को बुरी तरह घूरने लगता है। आर्यन को ऐसे खुद को देखता पाकर विक्की को डर लगने लगता है। वो डर से अपना सलाइवा गटकते हुए मन में बोला,
ये ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है? नहीं नहीं, मैंने सही कहा है, अगर भड़कता है तो भड़कने दो, आज मैं इससे नहीं डरने वाला, विक्की मन ही मन खुद को मजबूत करते हुए बोला। ऐसे क्यों घूर रहा है, सही कह रहा हूँ मैं। आर्यन विक्की को गुस्से में घूरते बोला। मेहर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझा? ये शब्द आज तेरे मुंह से निकले हैं, दोबारा नहीं निकलने चाहिए। विक्की आर्यन की बात सुनकर नासमझी में उसे देखते हुए बोला। मतलब? आर्यन विक्की की कोई बात का जवाब नहीं देता है और खड़ा होकर लंबे कदमों से स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। विक्की आर्यन को जाते देखता रहता है। विक्की करण को फोन लगाता है। करण इस वक्त ऑफिस में बैठा था। विक्की का फोन आता देख करण उठा लेता है। हाँ बोल, विक्की करण की आवाज सुनकर बोला। यार ये आर्यन का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। करण बोला, यही कि मुझे लगता है आर्यन मेहर से प्यार करता है और ये बात वो किसी को बताना भी नहीं चाहता। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है ये? अगर वो मेहर से प्यार करता तो वो उसे तलाक क्यों देना चाहता था? करण कंफ्यूज होते हुए बोला। ये मुझे नहीं पता, ये आर्यन का बच्चा मुझे कभी ना कभी पागल करके रहेगा, विक्की इरिटेट होते हुए कहता। करण विक्की की इरिटेशन भरी आवाज सुनकर बोला, तू मेहर का ख्याल रखना, मैं कल आकर उससे मिलता हूँ, आगे का बाद में देखेंगे क्या करना है। विक्की हम कहकर फोन कट देता है और आर्यन की बातों के बारे में सोचने लगता है। शाम का वक्त। मेहर को सोए हुए 5 घंटे हो गए और मेहर अब तक नहीं उठी हुई थी। दादी कब से मेहर के आने का इंतजार कर रही थी पर मेहर अब तक नीचे नहीं आई थी। दादी ऊपर देखती है तो उन्हें आर्यन अपने रूम में जाता दिखाई देता है। दादी आर्यन को आवाज लगाते हुए बोली। आर्यन। दादी की आवाज सुनकर आर्यन नीचे देखता है। दादी आगे बोली, मेहर क्या कर रही है, अब तक नीचे नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आर्यन दादी की बात सुनकर 2 शब्दों में जवाब देते हुए बोला, मैं देखता हूँ। आर्यन अपने रूम में जाता है तो देखता है मेहर घोड़े बैच कर सो रही थी। उसने पिलो को हग कर रखा था और ब्लैकेट जमीन पर गिरा पड़ा था और मेहर एकदम सिकुड़ कर सो रही थी। आर्यन अपना फोन निकाल मेहर की पिक्चर ले लेता है और फोन पॉकेट में डालते हुए एक गहरी सांस लेकर मन में बोला, ऐसे भी कोई सोता है भला? आर्यन बेड के पास जाता है और नीचे गिरे ब्लैकेट को उठाकर बेड पर रखता है और मेहर के चेहरे को देखता है। मेहर का मासूम चेहरा सोते वक्त और भी प्यारा लग रहा था। आर्यन मेहर के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बीवी उठो, दादी बुला रही है तुम्हें। मेहर कसमसाते हुए आर्यन के हाथ को अपने चेहरे से हटा देती है और पिलो में चेहरा घुसा लेती है। आर्यन मेहर की हरकत देख धीमे से मुस्कुरा देता है। इस बार आर्यन मेहर को प्यार से ना उठाते हुए पास की टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और मेहर के चेहरे पर फेंक देता है। मेहर एक झटके के साथ उठकर बैठ जाती है। मेहर आर्यन को देख घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत है आपकी? आर्यन टाइम की ओर इशारा करते हुए बोला, वो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, अंधी नहीं हूँ मैं। आर्यन घूरते हुए मेहर को देखता है। मेहर मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। आर्यन जाती हुई मेहर को देखता रहता है और वही सोफे पर बैठ लैपटॉप में काम करने लग जाता है। वही मेहर वॉशरूम में चेहरा धोते हुए आर्यन को कोसते हुए बोली, जल्लाद कहीं का, समझता क्या है, खुद को आराम से भी तो उठा सकता था, इतनी ठंड में ठंडा पानी गिराना जरूरी था क्या? नक चढ़ा कहीं का हूँ। कुछ वक्त बाद मेहर कपड़े बदलकर बाहर आती है। आर्यन नजरें उठाकर मेहर को देखता है। मेहर ने वाइट कुर्ती के साथ ब्लैक पजामा पहना हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। मेहर आर्यन को गुस्से में घूरते हुए नीचे चली जाती है। मेहर नीचे आ जाती है। नीचे दादी हॉल में बैठी थी। मेहर को आता देख दादी बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम आज नीचे नहीं आई? मेहर दादी के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, नहीं दादी, वो बस सो गई थी, वक्त का पता ही नहीं चला। दादी और मेहर मुस्कुराते हुए बात करने लग जाते हैं। तभी वहां विक्की आ जाता है। विक्की को आया देख मेहर और दादी दोनों खुश हो जाती है। विक्की ज्यादातर आर्यन के साथ ही रहता था पर आर्यन की शादी के बाद वो कम सम ही जिंदल विला में आता था। कौशिक विला। करण थका हारा ऑफिस से घर आता है। लिविंग रूम में उसे अपनी मां रचना बैठी हुई मिलती है। रचना ने चेहरे पर चारकोल फेस मास्क लगा रखा था, साथ में बैठी मैंगनीज पड़ रही थी। करण रचना को एक नज़र देख ऊपर अपने कमरे की ओर जाते हुए वहां काम रही मैड से बोला,
शांता प्लीज मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाना विदाउट शुगर। शांता जी साहब बोल किचन में चली जाती है। करण ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ता है कि रचना जी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। कब तक उस लड़की की वजह से अपनी माँ को इग्नोर करते रहोगे? करण पीछे पलटकर रचना जी को देखते हुए बोला, कौन सी माँ? मेरी माँ मिस प्रतिभा मल्होत्रा थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। और रही बात उस लड़की की, तो आपको याद दिला दूँ, वो लड़की मेरी बहन है। वो लड़की नहीं कीर्ति तुम्हारी बहन है और कल वो यहाँ वापस आ रही है। उसकी मूवी कंप्लीट होने की खुशी में डायरेक्टर ने पार्टी रखी है, तो चुपचाप आ जाना। रचना करण पर बिफरते हुए बोली। करण वापस नीचे आते हुए रचना जी के सामने खड़ा होते हुए बोला, आने दीजिए, आपकी लाडली बेटी को उसी का इंतजार में कर रहा हूँ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत तो उसे चुकानी होगी। रचना जी हंसते हुए बोली, तुम्हारी बहन उसकी जिंदगी बर्बाद कहाँ हुई है? आर्यन इतना पैसा तो कमाता है जिससे वो उसका पेट भर सके। बिजनेस करता है, माना कि उसका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं है, पर भूखे घर में तो नहीं गई है तुम्हारी बहन। आर्यन एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसके साथ ही वो एक बिलियनियर है। ये बात बस कुछ लोग जो आर्यन के करीबी है वही जानते हैं। कीर्ति भी आर्यन के इस सच से अनजान थी। कीर्ति आर्यन के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी और आर्यन कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। उसके डैड बहुत रिच थे, पर आर्यन अपने डैड से अलग रहता है, ये बात किसी को नहीं पता थी। कीर्ति ने आर्यन को कॉलेज टाइम में अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और आर्यन कीर्ति से सच में प्यार करने लगा था। कीर्ति को ये बात शादी के वक्त पता चली थी कि आर्यन अपने डैड से अलग रहता है और उसका छोटा सा बिजनेस है, और यह सच राहुल ने कीर्ति को बताया था। और कीर्ति तुरंत शादी छोड़कर राहुल के साथ चली गई और अपने मोम डैड को सारी सच्चाई बताकर गई थी। राहुल विक्रांत से पहले दिन से ही नफरत करता था। एक तो आर्यन राहुल से ज्यादा हैंडसम था और ऊपर से आर्यन टैलेंटेड था, जिस कारण आर्यन हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहता था और राहुल दूसरे नंबर पर। राहुल कीर्ति को पसंद करता था, पर कीर्ति आर्यन की गर्लफ्रेंड बन गई। सबका बदला लेने के लिए राहुल ने शादी वाले दिन कीर्ति को आर्यन की सच्चाई बता दी और कीर्ति शादी से भाग गई। अब आते हैं कहानी पर। क्लोज। रचना जी गुस्से में आकर करण पर हाथ उठाने को हुई कि करण रचना का हाथ पकड़ लेता है। करण रचना का हाथ झटकते हुए बोला, इन्हें संभाल कर रखिए, वरना ये ना हो कि आपके हाथ खाना खाने के लिए भी सही सलामत ना रहे। इतना कहकर करण शांता की ओर चला जाता है। शांता कॉफी हाथ में लिए लिविंग रूम में खड़ी थी। करण शांता से कॉफी लेता है और वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही रचना जी गुस्से में अपने दांत पिसते हुए मन में बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मेहर, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। करण अपने रूम में जाता है, कॉफी कप टेबल पर रखकर सोफे पर सिर पकड़ बैठ जाता है और अपने कमरे में लगी प्रतिभा जी की फोटो देखते हुए बोला, मॉम मिस यू, आई रियली मिस यू मॉम। क्यों चली गई आप हमें छोड़कर? पता है मॉम, आपके बिना और अपने दिल पर हाथ रख यहाँ बहुत दर्द होता है। मेरी मॉम ने छोड़ दिया था मुझे आपकी चौखट पर आपने मुझे एक बेटे की तरह पाला। कभी मुझे आभास नहीं होने दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। पर मैं हमारी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाया मॉम। करियर बनाने के चक्कर इन बेदिल लोगों के बीच मेहर को छोड़कर चला गया। पर अब नहीं मॉम, मैं सबसे बदला लूंगा। जिन्होंने भी मेहर को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उन सभी से बदला लूंगा, चाहे इसमें मेरा करीबी दोस्त आर्यन जिंदल ही क्यों ना हो। आर्यन इस वक्त अपने रूम में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। आर्यन कॉल उठा लेता है। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, बॉस वो कल आ रही है। आर्यन उस आदमी की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा देता है और सामने वाले को कुछ आइडिया देकर कॉल कट कर देता है। आर्यन मन में ही सोचते हुए बोला, आइए मिस कीर्ति कौशिक, अब तुम्हारे सामने और दुनिया के सामने आर्यन जिंदल की असलियत लाने का वक्त आ गया है। वही मेहर इस वक्त मालती के साथ किचन में खाना बना रही थी। मालती सावित्री जी की बेटी थी और अपनी मां के साथ वो बहुत बार जिंदल विला में अपनी मां का काम में हाथ बटाने आती थी। मेहर मालती को देखते हुए बोली, मालती तुम खाना टेबल पर लगाओ, हम हलवा लेकर आते हैं, अभी बनने में थोड़ी कमी है। मालती हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दीदी हम लगाते हैं। मालती प्लेट उठाकर किचन से बाहर जाने को हुई कि मेहर पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, और हाँ मालती, सभी को खाना खाने के लिए कह दो।
मालती हमें सरहिला बाहर चली जाती है। मालती सभी विक्की और दादी को खाना खाने के लिए कह देती है। दोनों गार्डन में थे, दोनों मालती के पीछे पीछे आ जाते हैं। मालती हिचकिचाते हुए बोली, विक्की भैया आप हमरा एक काम कर दोगे? विक्की मालती को देख बोला, हाँ बताओ क्या करना है? वो क्या आप आर्यन सर को खाना खाने के लिए कह सकते हैं? वो क्या है ना हम कह आते पर हमें उनसे डर लगता है। विक्की मालती की बात पर हंस देता है। दादी भी मालती की बात पर हंसते हुए बोली, आर्यन के सर पर 2 सिंग और हो तो वो पक्का राक्षस प्रजाति का लगेगा। सबको डराकर रखता है, खड़ूस कहीं का। विक्की दादी की बात सुनकर वहां से जाते हुए बोला, अच्छा दादी मैं राक्षस को बुलाने जा रहा हूँ। दादी हंसते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ चली जाती है। विक्की आर्यन के कमरे में जाते हुए बोला, ओह ये राक्षस। आर्यन विक्की की आवाज सुनकर घूरते हुए उसकी ओर देखता है। विक्की अपने दांत दिखाते हुए बोला, वो मेरा मतलब खाना बन गया है, दादी तुम्हें बुला रही है। आर्यन लैपटॉप बंद कर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर विक्की के साथ नीचे चला जाता है। दोनों जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। चेयर पर दादी बैठी थी, उनके एक तरफ बैठते आर्यन बैठा था और दूसरी तरफ विक्की। आर्यन की नजरें मेहर को ढूंढ रही थी कि तभी मेहर किचन से हलवे का बाउल लेते हुए बाहर आती है। आर्यन सामने देखते हुए बैठ जाता है। मेहर बाउल टेबल पर रख दादी के पास जाकर उन्हें खाना सर्व करती है। दादी खाने की खुशबू लेते हुए बोली, खाना आपने बनाया है क्या? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेहर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। विक्की खाने को देखते हुए बोला, वाह बच्चा, खाना देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, अब और वेट नहीं हो रहा, जल्दी से सर्व करो। मेहर हाँ में सर हिला विक्की की ओर जाने लगती है कि आर्यन मेहर का हाथ पकड़ लेता है। आर्यन विक्की को घूरते हुए बोला, क्यों खुद के हाथ क्या कहीं खजाना ढूंढने गए हैं? ले लो खुद से, मेरी बीवी तुम्हें क्यों खाना सर्व करें? क्लोस मेहर आर्यन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आर्यन हाथ छोड़े हमारा। आर्यन घूरकर मेहर को देखते हुए मालती को आवाज लगाते हुए बोला, मालती मालती। मालती भागते हुए किचन से आते हुए बोली, जी सर। आर्यन विक्की की ओर इशारा करते हुए बोला, अपने भैया को खाना सर्व करो। विक्की मालती को देखते हुए बोला, आजा बहन, अब और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत भूख लगी है। ये दानव मेहर को तो खाना सर्व नहीं करने देगा, तू कर दे। मालती हमें सर हिला विक्की की तरफ बढ़ जाती है। मेहर आर्यन को गुस्से में घूरने लगती है और झटके से आर्यन से अपना हाथ छुड़ा उसके बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। मेहर मिताली की ओर देखते हुए बोली, मिताली वो आर्यन के लिए सब्जी अलग से बनाई है तो तुम वो लाकर देना। मिताली हाँ में सर हिला देती है और किचन में चली जाती है। मेहर आर्यन की थाली में खाना परोसने लग जाती है। आर्यन सब्जी को देखते हुए बोला, तो मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? मेहर अपनी प्लेट में खाना डालते हुए बोली, क्योंकि इसमें मूंगफली है और आपको उससे एलर्जी है। मेहर की बात सुनकर आर्यन उसकी ओर देखता रह जाता है। मेहर को आर्यन की हर पसंद नापसंद का ख्याल था और मेहर ने आर्यन की पसंद का ख्याल भी रखा था, पर आर्यन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। शादी के 1 महीने तक आर्यन को कीर्ति की सच्चाई पता नहीं चली थी, इसलिए उसने कभी भी मेहर को नजर उठाकर देखा भी नहीं। और शादी के 1 महीने बाद आर्यन 4 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में आर्यन ने नई कंपनी स्टार्ट की थी, इसलिए 4 महीने तक आर्यन वही काम करता रहा। और जब वो इंडिया वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर आया तब वहां उसे कीर्ति राहुल के साथ जाते हुए दिखाई दी। दोनों के फेस पर मास्क था, फिर भी आर्यन दोनों को पहचान लेता है। आर्यन अपने आदमियों को दोनों के पीछे रहने को कहता है और खुद इंडिया निकल जाता है। आर्यन के आदमी दोनों की पल पल की अपडेट आर्यन को देते रहते थे, जिससे आर्यन को कीर्ति की सच्चाई का पता चल जाता है। उस दिन आर्यन का प्यार पर से भरोसा उठ जाता है। आर्यन कुछ दिन तक इसी गम में रहा कि कीर्ति ने उसे धोखा दिया है। तभी आर्यन को मेहर का ख्याल आता है। आर्यन अपने आदमियों से कहकर मेहर की डिटेल निकालता है तो उसे पता चलता है मेहर ने मजबूरी में शादी की थी, वो भी अपने डैड की धमकी पर। ये सब जानकर आर्यन को मेहर के लिए बुरा लगता है। तभी आर्यन ने निश्चित कर लिया था कि वो कीर्ति से अपने साथ किए गए धोखे और मेहर के साथ की गई नाइंसाफी की सजा कीर्ति को देकर रहेगा। आर्यन अपनी सोच में गुम था कि मेहर आर्यन को हिलाते हुए बोली, आर्यन कहाँ खो गए, खाना ठंडा हो रहा है। आर्यन मेहर की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। आर्यन हाँ में सर हिलाते हुए खाना खाने लगता है। आर्यन सब्जी की पहली बाइट लेता है। बाइट लेते ही आर्यन का चेहरा डार्क हो जाता है। आर्यन मेहर को देखता मेहर मुस्कुराते हुए बोली,
कैसी लगी? आर्यन घेरे से बोला। अच्छा लगा, विक्की खाना खाते हुए बोला। बच्चा सच में आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, खाकर मजा आ गया। दादी विक्की बात सुन हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। हाँ बेटा सच में आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। मेहर दादी की बात पर मुस्कुरा देती है और तिरछी नजरों से आर्यन की ओर देखती। आर्यन चुपचाप खाना खा रहा था। मेहर ये देख हैरान रह जाती है। मेहर खाना खाते हुए मन में बोली, इस जल्लाद को मिर्ची नहीं लग रही है क्या? मैंने तो पूरी भर भर 3 चम्मच मिर्ची इसकी सब्जी में मिलाई थी। इन्हें इतूसी जलन नहीं हो रही है। वही आर्यन की हालत इतनी मिर्ची खाकर बहुत बुरी हो रही थी, पर आर्यन बिना शिकायत करे सब्जी खा रहा था। कुछ वक्त में आर्यन अपना खाना खत्म कर देता है। आर्यन की आंखें ब्लड की तरह लाल हो गई थी। आर्यन खड़ा होते हुए बोला, मेरा हो गया। मेहर आर्यन को देखती है। आर्यन की आंखें लाल देख मेहर मन में बोली, ओ तो खड़ूस को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई। पर इसने सारी सब्जी खत्म क्योंकि ये छोड़ भी तो सकता था। आर्यन वहां से तेज कदम लेते हुए जाने लगता है। मेहर आर्यन को आवाज लगाते हुए बोली, सुनिए आपने हलवा तो खाया नहीं? आर्यन मेहर की बात सुनकर रुकते हुए मन में बोला, अब क्या मीठे के नाम पर नमक खिलाने का इरादा है इसका? आर्यन जाते हुए बोला, मेरा पेट भर गया है, अब मैं और ज्यादा नहीं खा सकता। विक्की आर्यन को जल्दबाजी में जाता देख बोला, इसे क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों चला गया? मेहर और दादी दोनों नामे गर्दन हिला देते हैं। मेहर को तो सब पता था, आखिर उसका ही क्या धरा था ये। वही आर्यन रूम में आकर सीधा दौड़कर टेबल पर रखा पानी पिता का गिलास उठाता है। एक सांस में ही सारा पानी पी जाता है। आर्यन गिलास टेबल पर रखते हुए अपने हाथों से मुंह को हवा देने लगता है। 10 मिनट बाद आर्यन की जलन कुछ कम होती है। कुछ देर में आर्यन के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है। आर्यन पेट पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। तभी प्रीति रूम में आती है। आर्यन को देख मेहर घबरा जाती है। प्रीति आर्यन के पास आते हुए घबराहट में बोली, आर्यन क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठक है? आर्यन ने दर्द से आंखें बंद कर रखी थी। आर्यन प्रीति को देखते हुए बहुत मुश्किल से बोला, प्लीज डॉक्टर को कॉल करो। प्रीति आर्यन की बात सुनकर घबरा जाती है। आर्यन के चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था। आर्यन को देख प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीति रोते हुए अपने फोन ढूंढती है तो आर्यन का फोन बेड पर गिरा मिलता है। प्रीति आर्यन का फोन उठाती है, उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ जाता था। प्रीति रोते हुए आर्यन को देखते हुए बोली, इसमें पैटर्न लगा है। आर्यन बताइए लॉक क्या है? आर्यन आंखें खोल प्रीति को देखता है। प्रीति की आंखों में आंसू देख आर्यन बोला, पहले तुम रोना बंद करो, मेरा पेट दर्द कर रहा है सिर्फ। प्रीति झट से आंसू पोंछते हुए बोली, आप पैटर्न बताइए क्या है? आर्यन आंखें बंद करते हुए बोला, तुम्हारी बर्थ डेट। प्रीति हैरानी से आर्यन को देखने लगती है। प्रीति झट से अपनी बर्थडे डेट डालती है तो स्क्रीन पर उसी की पिक्चर लगी दिखाई देती है। ये पिक्चर तब की थी जब आर्यन ने प्रीति को घर से निकाला था। प्रीति इसे इग्नोर कर डॉक्टर का नंबर ढूंढती है तो उसे डॉक्टर अनुराग सक्सेना का नंबर मिल जाता है। प्रीति फोन डायल कर डॉक्टर को बुला लेती है और बाहर जाकर विक्की को आवाज लगाती है, विक्की भैया, विकास भैया। विक्की हॉल में बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। प्रीति की रोने के साथ उसका नाम पुकारते देख विक्की घबरा जाता है। विक्की दौड़कर ऊपर आते हुए मन में बोला, कहीं इस आर्यन के बच्चे ने प्रीति को कुछ कर तो नहीं दिया है। विक्की आर्यन के कमरे में आता है। आर्यन को देख उसके कदम ठहर जाते हैं। विक्की मन में बोला, थैंक गॉड प्रीति को इसने कुछ नहीं किया, पर ये ऐसे क्यों लेटा है? विक्की आर्यन के पास आते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? आर्यन विक्की को देख बोला, पहले तुम प्रीति को चुप कराओ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है पेट दर्द मेरा नहीं इसका हो रहा है। विक्की आर्यन को घूरते हुए बोला, तुम्हें जब तिखा सूट नहीं करता है तो क्यों खाता है, और खाने भी ज्यादा मिर्ची नहीं थी, फिर तुमने कहाँ से खाया? मेहर विक्की की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती थी। मेहर हैरानी से आर्यन की ओर देखती है तो आर्यन उसे ही देख रहा था। तभी आर्यन के रूम का डोर नॉक होता है। विक्की उधर देखता तो अनुराग दरवाजे पर खड़ा हाँफ रहा था। मेहर से आर्यन के बारे में सुनकर अनुराग हॉस्पिटल से जल्दी से निकलते हुए आया था। हॉस्पिटल से घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। विक्की अनुराग को देखते हुए बोला, ऐसे हाँफ क्यों रहा है, हॉस्पिटल से दौड़ते हुए आया है क्या? अनुराग अंदर आते ही हुए आर्यन को देख बोला,
डेविल आर्यन जिंदल के घर से बुलावा आया था तो भागते हुए आना पड़ता है। आर्यन अनुराग को घूरते हुए देखता है। मेहर आंसू पोंछ अनुराग को देखते हुए बोली, आप पहले इन्हें चेक कीजिए, बातें बाद में करना। अनुराग मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। अनुराग आर्यन को बिना चेक किए इंजेक्शन तैयार करता है। मेहर ये देख बोली, अरे पहले चेक तो कीजिए, आप डॉक्टर हो या ऐसे ही ये बैंग उठाकर आ गए हो। अनुराग मेहर को देख मुस्कराते हुए बोला, रिलैक्स भाभी, इसको सिर्फ और सिर्फ तीखा खाने से प्रॉब्लम होती है, बाकी ये फिट एंड फाइन है और ये दुनिया के टैलेंटेड डॉक्टर में से एक है बच्चा, सो रिलैक्स, तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होने देगा। विक्की मेहर के आंसू पोंछते हुए बोला। अनुराग आर्यन के हाथ पर इंजेक्शन लगा देता है और आर्यन को देखते हुए बोला, तू ऐसी लापरवाही कब से करने लगा? विक्की अनुराग का साथ देते हुए बोला, यही तो मैं पूछ रहा हूँ इससे। आर्यन मेहर को देखते हुए बोला, इन दोनों को बाहर निकाल, दरवाजा बंद करो। विक्की अनुराग को देखते हुए बोला, इससे कुछ पूछना ही बेकार है, चल हम चलते हैं। अनुराग विक्की को देखकर हाँ में सर हिलाता है और उसके साथ रूम से बाहर चला जाता है। अनुराग आर्यन, करण और विक्की का जिगरी यार था।